जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडियन पॉलिटी का हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था और उसी श्रेणी में आज ये छठा क्लास है। इससे पहले हम 5 क्लासेस प्रोवाइड करा चुके हैं। उसी क्रम में बिल्कुल स्टार्टिंग से क्रम से चल रहे हैं दोस्तों। और आज देखने वाले हैं प्रस्तावना प्रेम्बल के बारे में। कई लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि सर प्रेम्बल को या प्रस्तावना को इस कैटेगरी में करा दीजिएगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे एक प्रश्न बाहर नहीं आए। मैंने इसको इतना डिटेल से बना दिया है दोस्तों, आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा और ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। कहां से मिलेगा दोस्तों? ये टेलीग्राम चैनल, इसको बहुत शानदार तरीके से मैंने बनाया है। देखिए दोस्तों, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, लेकिन कुछ चीजों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी करूंगा, तो साथ साथ में आप वीडियो को भी देख लेना, ठीक है? तो आपका काम बहुत ही बिंदास हो जाएगा। इतने शानदार तरीके से बात करेंगे प्रेम्बल के बारे में, आप भी कहोगे सर मजा आ गया। आपने अभी तक प्रेम्बल के बारे में 4-5 फैक्ट ही याद होंगे, बस इससे ज्यादा याद नहीं होगा, लेकिन आज के बाद मजा ही मजा आने वाला है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल। अगर आप संविधान नहीं पढ़ पाते हो तो बहुत ही गहराई से प्रेम्बल को पढ़ लोगे तो आपको अनुमान लग जाएगा कि इस देश में क्या क्या चीजें हैं। चलिए स्टार्ट करते। प्रस्तावना स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, यहां से शुरू होता है प्रस्तावना। समाप्त कहां होती है? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अब यहां से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं? आगे हम कहेंगे कि कितने प्रकार की इसमें न्याय की बात की गई है और कितने प्रकार की इसमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जैसे ये क्रम पूछा जाता है, ये याद रखेंगे यहां से, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, ये क्रम पूछा जाता है। प्रश्न आएगा प्रस्तावना में क्रमित है, ऑप्शन 4 दे दी जाएंगे, तो ये क्रम याद रखना है। याद रखेंगे 1976 में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, उससे पहले ये शब्द नहीं था, याद रखेंगे। 3 प्रकार की न्याय है, यानी 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। प्रश्न पूछा जाएगा कितने प्रकार का न्याय है, तो 3 प्रकार का न्याय है, राजनैतिक और आर्थिक और सामाजिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं प्रेम्बल में, कितनी? 5, 1, 2, 3, 4, 5। आगे इनको डिटेल से करेंगे, अभी केवल समझ लेते हैं। 5 प्रकार की इसमें स्वतंत्रताएं हैं। 2 प्रकार की समानताएं हैं, एक तो प्रतिष्ठा और एक अवसर की समानता। याद रखेंगे कितनी प्रकार की समानता है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार का न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और हमारे राष्ट्र की यानी व्यक्ति की गरिमा के बारे में बात करेंगे, राष्ट्र की एकता अखंडता, यानी प्रत्येक एक एक शब्द को हम डिफाइन करेंगे ताकि हमारे एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो प्रस्तावना को आप याद ना करके कुछ शब्द याद कर लेना, जैसे ये इसका क्रम यहां से यहां तक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बाकी इन चीजों को हम आगे बढ़ेंगे कि न्याय कितने प्रकार का होता है, ये सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक प्रश्न आएगा दोस्तों बहुत शानदार तरीके से। प्रस्तावना के महत्व की बात अगर हम करें, प्रस्तावना के महत्व की बात करें तो प्रस्तावना में आधारभूत दर्शन है, यानी संविधान का दर्शन पाया जाता है। मैंने बोला कि अगर आपको संविधान नहीं पढ़ पाते हो तो बहुत ही अच्छे से प्रेम्बल को आप पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि संविधान में क्या क्या उल्लेखित है, कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, क्या क्या मोटा मोटा प्रस्तावना में दे रखा है, ऐसे समझेंगे। दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है, यानी धार्मिक का भी है, नैतिक मूल्यों का भी उल्लेख है, जो हमारे संविधान के आधार है, जिसमें संविधान सभा के महान और आदर्श सोच उल्लेखित है। संविधान सभा में जितने भी लोग थे उनका सबसे ज्यादा उल्लेखित भाव इसी भी प्रस्तावना में ही दिखता है। दूसरा कहता है जिसमें संविधान आदर्श, उद्देश्य, शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान लागू होने की तिथि का उल्लेख है। संविधान लागू होने की तिथि का भी उल्लेख प्रस्तावना में है। कई बार पूछा जाता है क्या प्रस्तावना में संविधान जो उल्लेखित है या जो नियमित रूप से लागू हुआ था या अंगीकृत किया गया था, ये प्रस्तावना में है? बिल्कुल है, यही बता रहे हैं। और याद रखेंगे संविधान सभा के एक अध्यक्ष थे सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा है, तो आप कहोगे संविधान सभा के एक अध्यक्ष थे अलादी कृष्ण अय्यर, उन्होंने ये कहा था। याद रखेंगे ये प्रस्तावना आई कहां से, या उद्देश्य प्रस्ताव या प्रेम्बल, ये आई कहां से?
तो मैंने बताया था संविधान की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने की थी और उसी में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव। और वही उद्देश्य प्रस्ताव संशोधित होकर आज हमें उद्देशिका या प्रस्तावना में देखने को मिलता है। तो नोट कर, ये वही लिखा है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसकी मंजूरी प्राप्त कब हुई थी? 22 जनवरी 1947 को इसकी मंजूरी यानी इसको स्वीकृत किया गया था, यानी मंजूरी मिल गई है ना, ये याद रखेंगे। कब मिली थी ये डेट भी आपको याद रखनी है। इसके लिए उद्देशिका शब्द का उल्लेख किया गया और जहां से या जिसे प्रस्तावना कहते हैं, या जिसे प्रस्तावना कहते हैं। और प्रस्तावना से कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, वन लाइनर फैक्ट। कौन कौन से? जैसे यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा है, प्रस्तावना का विचार, या हम ये कह सकते हैं हम भारत के लोग कहां से लिया गया है? आप कहोगे सर अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, हमने स्रोत में देखा था, बहुत शानदार सा ट्रिक मैंने बनाया था स्रोत, और लगभग बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी वहां पे किया था कि मजा आ गया, सा ट्रिक बहुत शानदार था। तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रश्न आएगा विश्व का पहला लिखित संविधान यूएसए का है, याद रखेंगे। कहाँ का है? लिखा हुआ है अमेरिका का है। प्रश्न आएगा विश्व का सबसे पुराना संविधान अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, याद रखेंगे। और उद्देश्य प्रस्ताव से ही उद्देश्य का लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। यानी इतने फैक्ट हमारे एग्जाम में यहां से भी पूछे जाते हैं कि उद्देश्य का शब्द कहां से लिया गया है, तो उद्देश्य से लिया गया, उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 3 फैक्ट एक्चुअल ऐसे ही मैंने विस्तार से बताने के लिए दे दिया कि इनका महत्व क्या है। वैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, फिर ये व्हाइट से जो लिखा है इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे प्रस्तावना की मुख्य बातें। प्रस्तावना को हम 3 चरणों में बांटकर पढ़ेंगे ताकि हमें आसानी हो पढ़ने में। सबसे पहला, सत्ता का स्रोत। जब आप सत्ता में होगे तो इसका स्रोत सबसे तगड़ा क्या है? जनता ही तो है। जनता वोट देगी तभी तो आप सत्ता में आओगे। अब सत्ता में हो नहीं तो इसका मतलब जनता आपके सहयोग में नहीं है। दूसरा है सत्ता का स्वरूप। अगर आप सत्ता में आ गए हो तो उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, दृश्य कैसा होना चाहिए, तो हम इसको 5 प्रकार से देखेंगे। संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। इन 5 के प्रकार देखेंगे, किस प्रकार से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी चर्चा करेंगे। फिर है सत्ता का उद्देश्य। अब आप सत्ता में हो तो आपका उद्देश्य क्या है? न्याय देना उद्देश्य है, स्वतंत्रता देना उद्देश्य है, समानता देना उद्देश्य है, व्यक्ति की गरिमा देना उद्देश्य है, एकता, अखंडता और बंधुत्वता। यानी हम इन 5 चीजों को देखेंगे एक एक करके बहुत शानदार तरीके से दोस्तों। चलिए बात करते हैं एक एक करके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बात करेंगे सत्ता का स्रोत। अभी देखा था, सबसे पहले बात करेंगे सत्ता का स्रोत। तो उस जनता था और लोक प्रभुता था। तो लोक प्रभुता के अंदर देखेंगे एक प्रश्न आता है, लोक प्रभुता का जनक किसे कहते हैं? तो रूसो को कहा जाता है, जो फ्रांस के थे। जो कहाँ के थे? फ्रांस के। कई बार पूछा गया है कि लोक प्रभुता का जनक कौन है, तो रूसो है, याद रखेंगे। याद रखेंगे अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और 1860 में ये बने थे। दास प्रथा का समाप्त करने में इन्होंने बहुत अधिक सहयोग भी दिया था। और याद रखेंगे यहाँ पे लिखा है 16वें राष्ट्रपति 1860 में रिपब्लिकन पार्टी के थे। इन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता का शासन है, लोकतंत्र जनता का शासन है और जनता द्वारा जनता के लिए चलाया गया शासन, यही बताया गया है। यानी जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही अब्राहम लिंकन का सेंटेंस था कि जनता सबसे उच्च मानी गई है। अगर जनता चाहेगी तो आपको यहाँ पहुंचा देगी, जनता चाहेगी तो आपको गिरा भी देगी। यही कहा गया लोक प्रभुता, व्यक्तियों की प्रभुता के बारे में, जनता के बारे में बताया था। इनके पिता का नाम था थॉमस लिंकन नाम था, इनके अब्राहम लिंकन के पिता का नाम, याद रखेंगे। और दोस्तों प्रस्तावना में मैंने बताया था कि स्टार्ट हुई है हम भारत के लोग और उसका जो अंत हुआ है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, यहां से अंत हुआ है। तो प्रश्न ये आता है कि जो 3 शब्द है अंगीकृत, अधिनियमित, इनका अर्थ क्या है? तो इनका अर्थ जान लेते हैं। अंगीकृत का मतलब है स्वीकार करना। आपने अंगीकृत का नाम एक जगह और सुना होगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया या अपनाया गया था, याद रखेंगे। अधिनियमित का मतलब है लागू करना। अधिनियमित का मतलब क्या है? लागू करना। आत्मार्पित का मतलब है देश को सौंपना। तीनों शब्द प्रेम्बल में लास्ट में जोड़े गए थे, याद रखेंगे। यार लास्ट में उनको लिखा गया था, जोड़े तो नहीं गए थे, लास्ट में इनको लिखा गया था, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सत्ता का स्वरूप।
सत्ता का स्वरूप में हम सबसे पहले देखेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है। यहां लिखा है इसका अर्थ ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। यानी ऐसे देश से है जो आंतरिक मामले यानी ये भारत के अंदर जो भी गतिविधियां हो रही हैं, भारत के बाहर जो भी गतिविधियां हो रही हैं, तो जो अपना निर्णय है वो स्वतंत्र ले सके। ऐसा नहीं किसी देश से सलाह लेगा कि यार अब क्या करना चाहिए, किसी से सलाह मशवरे की जरूरत है, नहीं, स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। यही बताया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ। आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब है भारत के अंदर राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक यही होते हैं, आंतरिक आपदाएं इसी के कारण आती है। और एक होता है बाह्य स्वतंत्रता। बाह्य का मतलब है बाहरी, दुश्मन देश, यहाँ पे लिखा भी है मित्र और शत्रु देश का चयन युद्ध के समय और विदेशी नीति, ये बाह्य गतिविधियां हैं और ये आंतरिक गतिविधियां हैं। यानी इसके अंतर्गत कोई भी मामला होगा तो निर्णय हम स्वतंत्र ले सकते हैं, किसी भी देश का सलाह मशवरा लेने की जरूरत हमको नहीं है, ये चीज याद रखेंगे। उसके बाद है समाजवाद। समाजवाद का क्या मतलब है, यहाँ पर लिखा है समाजवाद एक विचारधारा है जिसके निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्या तथ्य है समाजवाद के? पहला, संपत्ति का समाजीकरण, संपत्ति का समाजीकरण होना चाहिए। दूसरा है समानता होनी चाहिए। तीसरा है मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण होना चाहिए। और चौथा है शोषण की समाप्ति। यानी ये कहा गया है समानता होनी चाहिए। और आपको पता है आर्टिकल 14 से 18 समानता के ही बारे में बताया गया है, समानता के बारे में। मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण मौलिक अधिकार में ना जोड़कर इनको डीपीएसपी में जोड़ा गया है, आपको पता है डीपीएसपी में। तो याद रखें मजदूर जो वंचित वर्ग है उनको कई सारी योजनाओं के तहत लाभ पहुंचाने के प्रोसेस में किया गया था। और इसमें है कि शोषण की समाप्ति। जो समाजवाद शब्द है दोस्तों, ये से 1976 में जोड़ा गया था, उससे पहले ये नहीं था, याद रखेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया और इसमें ये 4 बातें कही गई थी, शोषण की समाप्ति हो जाए और सबका कल्याण हो। जो छोटे छोटे वर्ग है, वंचित वर्ग है, पैसा नहीं, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं, तो मकान देना चाहिए। यानी बहुत सारी योजनाएं चलाकर इनको कल्याण करना चाहिए, यही बताया गया समाजवाद का अर्थ। थोड़ा सा और आगे आएगा समाजवाद के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। समाजवाद के व्यवहार में इसको 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, आप पढ़ोगे। एक होता है मार्क्सवादी और एक होता है लोकतंत्रात्मक समाज। ये दोनों में क्या अंतर है? तो मार्क्सवादी होते हैं ये पूंजीवादी और निजी जो लोग हैं, जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, उन पर जोर ज्यादा देते हैं और नागरिकों के बीच असमानताओं को जन्म देते हैं और निम्न वर्गों का दमन करते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ समानता नहीं है, असमानताएं हैं। और जो छोटे वर्ग लोग हैं हम उनका कल्याण करेंगे, लेकिन ये कल्याण नहीं करते हैं, सीधे इनका दमन कर देते हैं। यही कहा गया है मार्क्सवादी है, मार्क्सवाद भी इसको कहते हैं। लोकतंत्रात्मक समाज क्या होता है? चुनाव होता है नहीं होता है। संसद द्वारा कानून बनाया जाता है, बिल्कुल बनाया जाता है। योजनाबद्ध समाज होता है, जो योजना या जो कानून होता है उसके अंदर ही समाज रहता है। उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बालक के स्वास्थ्य का उत्तम देखभाल करना, जो बच्चे हैं उनके भी देखभाल करना या खुशनुमा माहौल प्रदान कराना, ये है लोकतंत्रात्मक समाज। और याद रखेंगे चाइना में मार्क्सवादी है या मार्क्सवाद है, याद रखेंगे। वहां पर पूंजी और जो निजी जो बिजनेसमैन है उन पर ज्यादा सहयोग दिया जाता है और जो गरीब गुरबा लोग हैं उनको दमन कर दिया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ से हमको इतने फैक्ट याद रखने हैं कि समाजवाद के 2 स्वरूप हैं, लोकतंत्रात्मक और मार्क्सवाद। मार्क्सवाद क्या होता है? ठीक लोकतंत्रात्मक का अपोजिट होता है, ये चीज आप मान के चलो। हम क्या है योजनाएं बनाकर लोगों को लाभ देंगे, ये कोई योजना नहीं बनाएंगे, कोई लाभ नहीं देंगे। हम वंचित लोगों को कल्याण करेंगे, ऊपर पहुंचाएंगे, लेकिन ये वंचित को बिल्कुल दमन कर देंगे। इन कहने का मतलब इसका उल्टा है, ठीक है। उसके बाद डीएस नकारा एक केस आया था, प्रश्न ये भी आता है डीएस नकारा केस कब आया था, एसआई में बहुत पूछा जाता है। तो 1982 ईस्वी में आया था। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था भारतीय समाजवाद को परिभाषित करते हुए इन्होंने कहा था, यही समाजवाद को परिभाषित करते हुए इन्होंने कहा था कि नंबर 1 आय की असमानताओं को कम करना। आय की असमानता यानी किसी का कोई करोड़पति, कोई अरबपति, कोई किसी के पास 10 रुपए भी नहीं है, तो उसको कम करना। ऐसा नहीं कोई टॉप पर पहुंच जाए, कोई बिल्कुल छोटा सा रह जाए। यानी सबको समान से लगभग समानताएं होनी चाहिए। जीवन स्तर की असमानताओं का कम करना और मजदूर वंचित वर्गों के लिए कल्याण करना, वही चीजें बताई गई जो हमें पीछे जाना था, है ना। तो डीएस नकारा केस कब आया था और उसने क्या क्या बताया था, ये हमको याद रखना है। ये अच्छे लेवल के एग्जाम में आते हैं, प्रश्न याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पंथ निरपेक्ष क्या है?
पंथ निरपेक्ष, याद रखिए इसको भी 1900, इसको कब जोड़ा गया था? 1976 को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। हाँ या ना? बिल्कुल। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य ऐसे देश से है जहां राज्य यानी देश का कोई धर्म नहीं होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब समान रहेंगे, ऐसा नहीं है। सबको कुछ अलग अथॉरिटी दी जाएंगी, सबके लिए कानून समान इसमें बताया गया है। दूसरा है राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कैसे कर देगा भाई? मौलिक अधिकार जब आप पढ़ोगे आर्टिकल 25 से 28, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, तो इसी में बताया गया धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कर दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे आर्टिकल 32 के द्वारा, और हाई कोर्ट चले जाएंगे आर्टिकल 226 के द्वारा, और 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हैं। और ये आर्टिकल 32 को ही आत्मा किसने कहा था? आत्मा भीमराव अंबेडकर ने ही आत्मा कहा था। सभी नागरिकों को चाहे वे किसी भी धर्म के अनुयायी हो, उन्हें समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी लिखा हुआ भी है। कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, किसी भी धर्म के हो, सबको अपना धर्म मनाने का, आचरण करने का, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 से 28 के बीच में बताया भी गया है। सेकुलर का अर्थ होता है रिलीजन, जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसे लैटिन भाषा के रिलीगर, जिसका अर्थ है जोड़ना, से लिया गया है, और यह ईश्वर को मनुष्य से जोड़ता है। जो धर्म है, जो रिलीजन है, इसको माना ये गया है, ये मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। रिलीजन धर्म से बोलते हैं। अब धर्म के होगे तभी तो आप अपने भगवान को मानोगे, यही बताया गया जोड़ना। भारत में रिलीजन को धर्म के रूप में ट्रांसलेट किया गया। रिलीजन जो शब्द है उसको ट्रांसलेट करके धर्म में परिवर्तन कर दिया गया है, कई बार पूछा जाता है। और धर्म का अर्थ होता है आपका कर्तव्य। क्या होता है? कर्तव्य। और याद रखेंगे यही जो धर्म है ये संस्कृत भाषा के घीर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। क्या अर्थ होता है? धारण करना। याद रखेंगे इसका अर्थ क्या होता है? धारण करना। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, बात करेंगे गणतंत्र का अर्थ क्या है, रिपब्लिक का अर्थ क्या है। यानी देश का प्रमुख जो भी होगा, बड़ा देश का प्रमुख यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वंशानुगत ना होके। वंशानुगत का मतलब ये बाप के बाद बेटे, बेटे के बाद उसका बेटा, उसके बेटा उसका बेटा, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना चाहिए, यही लिखा हुआ है। वंशानुगत ना होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना चाहिए। कौन? जो राजा होगा, यानी जो उच्च पद है पूरे भारत का या देश का, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वंशानुगत हो, वंशानुगत नहीं होना चाहिए, बाप के बाद बेटा नहीं होना चाहिए, जो ब्रिटेन में है ना। उसके बाद यहाँ पर लिखा है राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। हाँ या ना? इसका मतलब गणतंत्र कह सकते हैं। ये इसको मैंने बनाया अपने हिसाब से ताकि आपको ज्यादा समय तक याद रहे। राज्य का प्रमुख, राज्य का मतलब यार राज्य से नहीं होता है, देश से होता है। पॉलिटी में देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जिसका मतलब होता है गणतंत्र कह सकते हैं। और शासन कौन चलाता है? प्रधानमंत्री, जिसका मतलब हम लोकतंत्र कह सकते हैं। लोकतंत्र में जनता वोट देती है, हाँ या ना? है ना? तो इसे लोकतंत्र कह सकते हैं। ये दो लाइनों को मैंने जोड़ा है ताकि आप ज्यादा समय तक इस चीज को ऐड कर पाए। शासन का प्रमुख, शासन जनता पर ही तो शासन हो रहा है। कौन करता है जनता पे? प्रधानमंत्री। देश का प्रमुख कौन होता है? सबसे देश का प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति। इसे गणतंत्र कह सकते हैं, हाँ या ना? अप्रत्यक्ष रूप से ही चुना जाता है, और ये प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, है ना, जनता के द्वारा। ये भी याद रखना है। भारत में वास्तविक शासनकर्ता कौन है? प्रधानमंत्री करता है वास्तविक, चाहे गणतंत्र हो या लोकतंत्र हो। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, हाँ या ना? प्रधानमंत्री होता है, और ये है मान लो राष्ट्रपति। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 कहता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, इसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यानी कहने का मतलब प्रधानमंत्री जो जो चाहेगा वो राष्ट्रपति करेगा। कैसे? प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद से बोलेगा ऐसे ऐसे कार्य करने, मंत्री परिषद सलाह दे देगी राष्ट्रपति को, हो जाएगा। यही आर्टिकल 74 क्लॉज 1 कहलाता है, याद रखेंगे।
उसके बाद है सत्ता का उद्देश्य क्या है। 3 प्रकार का न्याय, याद रखिए प्रश्न आएगा कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो आप कहोगे सर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक या राजनीतिक। ठीक है, अब सामाजिक में क्या होगा? सामाजिक में व्यक्ति के साथ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार। यानी कहने का मतलब एक प्रकार से आर्टिकल 15 है, एक प्रकार से आर्टिकल 15 उसमें कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा, वही इसमें बताया गया है। तो सामाजिक में याद रखें व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जन्म स्थान पर पैदा हुआ है, भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे आप कच्छ में जन्मे हो, चाहे कन्याकुमारी में, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में, चाहे कच्छ में, है ना, कहीं भी जन्मे हो, समान व्यवहार किया जाएगा, भारत में रहते हो आप। दूसरा आर्थिक कारणों के लिखा है के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी मान लो आप बहुत अमीर हैं और आप छोटे लोगों को गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, तो उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आप भले ही कितने भी बड़े हो, लेकिन सबको समान है, कानून भी समान है सबके लिए और धर्म भी समान है, यानी समानता की बात बताई गई है। कहने का मतलब ये आर्थिक वाले में याद रखना है। राजनीतिक के बारे में याद रखना, सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, सभी लोगों को, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको समान है, ये याद रखेंगे। इसमें बताया गया न्याय, तो आपको याद रखना न्याय 3 प्रकार का होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वतंत्रताएं, फ्रीडम कितने प्रकार की होती है, तो आपसे मैंने कहा था 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की है, लिखा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यही 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। विचार का मतलब होता है आंतरिक, अपने मन में सोचना, चिंता करना, चिंतन करना, सोचना, हाँ यार ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है, उसको ये दे देना चाहिए, यानी मन में ही सोच रहे हैं, उसको बोलते हैं विचार। विचार कि किसी के अच्छे विचार होते, किसी के गंदे विचार होते, विचार का मतलब अपने अंदर ही चल रहा है, आंतरिक, है ना। अभिव्यक्ति का मतलब है बाह्य क्रिया, अभिव्यक्त करना, आपके मन में कोई विचार आया, उसको सामने रख दिया, यानी विचार को प्रकट करने का मतलब है अभिव्यक्त। विश्वास, किसी भी विश्वास धारा को स्वीकार करना। धर्म, किसी भी धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता। उपासना, धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता। धर्म का मतलब है किसी भी धर्म को आप स्वीकार कर सकते हो, आप स्वतंत्र हैं, चाहे हिंदू में जाओ, मुस्लिम में जाओ, सिख में जाओ, जैन में जाओ, बौद्ध में जाओ या पारसी में जाओ। और ये कहा गया उपासना का अर्थ है किसी भी धर्म का आप प्रचार कर सकते हो, किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हो, इसको आपको याद रखना है उपासना को, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा दोस्तों समानताएं कितने प्रकार की हैं, तो आप आंसर देंगे 2 प्रकार की हैं, लिखा हुआ भी है 2 प्रकार की हैं। मैंने इसको इस प्रकार से डिजाइन किया है दोस्तों ताकि आपका सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आए, है ना। प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि समाज में व्यक्ति का स्थान, हैसियत उसके धर्म, जाति, लिंग, आर्थिक, जन्म स्थान के आधार पर तय नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी नागरिकों को समान माना जाएगा। प्रतिष्ठा का की समानता सीधे सीधे हम बात करते हैं आर्टिकल 15, फिर से इसमें सीधे कहा गया है कि समाज में व्यक्तियों को उसकी हैसियत, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी नागरिकों को समान माना जाएगा। ये क्या है? प्रतिष्ठा की समानता है। और दूसरे ये अवसर की समानता में क्या है? इसे प्रत्येक नागरिक या व्यक्ति को विकसित होने के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। कोई भी आपको योजना निकली या कोई सरकारी जॉब निकला तो सबके लिए समान है, ऐसा नहीं कि एससी वालों का दूसरा फॉर्म पड़ेगा, एसटी वालों का दूसरा पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि आर्टिकल 16 के अंदर आरक्षण की बात की गई है, वो तो बात की गई है, लेकिन वैसे सबको समानता है ना, वैसे सबको समानता है विकसित होने के लिए, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा की बात करें तो आर्टिकल 21 बताता है अपनी गरिमा, एटीट्यूड में जीने का अधिकार, है ना। तो गरिमा की परिभाषा क्या है? व्यक्ति की गरिमा का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन प्रदान कराना, यानी आर्टिकल 21। तभी तो आर्टिकल 21 कभी समाप्त नहीं होता है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार
आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है ना। तो याद रखेंगे व्यक्ति की गरिमा, आर्टिकल 21 परिभाषा क्या है, मानवीय गरिमा को परिपूर्ण रखने के लिए किया गया है। बात करेंगे एकता और अखंडता। जो अखंडता शब्द है दोस्तों, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ये भी आपको याद रखना है। एकता का अर्थ क्या है दोस्तों? एकता एक मनोवैज्ञानिक कल्पना है। एकता मन की भाव, जैसे मान लेते हैं हम कहीं गए, हमें पता है कि हमारे साथ में इतने दोस्त हैं, एकता है, मन की बात है, एकता है। पता लगे कि वहां पर लड़ाई हो गया, दोस्तों को कॉल कर रहा है, दोस्त आ ही नहीं रहे, मन खराब हो गया, मनोवैज्ञानिक संकल्पना खराब हो गई। मन में ये लग रहा था कि आएंगे जरूर, दोस्त हैं तो आएंगे, लेकिन गच्चा दे गए। ऐसे याद रख सकते। ये मनोवैज्ञानिक संकल्पना, जिसका अर्थ है नागरिक के बीच एक होने की भावना, एक होने की भावना एकता कहलाता है। अखंडता किसे कहते हैं? अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है। भौगोलिक का मतलब है क्षेत्र से, मतलब है भूमि से संबंधित है। ये कहा गया है कि भारत के कभी टुकड़े नहीं हो सकते, भारत का कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, यानी भौगोलिक, इसमें ये लिखा है भारत का क्षेत्र या भूभाग इससे अलग नहीं होगा, याद रखेंगे। और आपको पता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था अखंडता को। यहाँ पर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, है ना, 1976। ओके, तो अखंडता क्या है? अखंडता का मतलब सीधे से है कि भारत के टुकड़े नहीं हो सकते। एकता का मतलब है एक होना। ये मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। हमें लगता है हम सब एक हैं, लेकिन सब एक नहीं है, ये चीज आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ आपको दिया जाएगा, टेंशन मत लो, स्क्रीनशॉट के चक्कर में आप मत रहो, ठीक है। बंधुत्वता पांचवा है, इसका अर्थ यही है मेन चीज से, भाईचारा रहना, हम सब भाई भाई हैं, भाईचारे के साथ रहना बंधुत्वता कहलाता है। इसमें दो बातें कही गई है। एक व्यक्ति का सम्मान, व्यक्ति का जब सम्मान करोगे तो भाईचारा अपने आप ही बढ़ जाएगा। एकता और अखंडता पे जोर दोगे तो तब भी भाईचारा आपका बना रहेगा, यही इसमें बताया गया है। प्रस्तावना के कुछ महत्व। प्रस्तावना को किसने आत्मा कहा था, किसने जन्मपत्री कहा था, कई प्रकार से यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना को राजनैतिक जन्मपत्री किसने कहा? अगर ये प्रश्न कभी आए तो किसने किया है? के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने राजनैतिक जन्मपत्री कहा है प्रस्तावना को। ये प्रश्न आपको याद रखना है। दूसरा, प्रस्तावना को एक परिचय पत्र किसने कहा? एक परिचय पत्र किसने कहा? तो एन.के. पालकीवाला ने कहा। एन.के. पालकीवाला ने कहा है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। और संविधान की कुंजी नोट किसने कहा है? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट किसने कहा है? सर अर्नेस्ट वारकर ने कहा है। सर अर्नेस्ट वारकर ने कहा है। और प्रस्तावना में संविधान का दर्शन पाया जाता है, ये मैंने पहले बताया था, है ना। तो ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में प्रश्न, तो ये आप याद रखना। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, लिख लेना। बात करें प्रस्तावना से संबंधित कुछ मुद्दे थे कि प्रस्तावना में संशोधन करेंगे या नहीं करेंगे, या कैसा क्या होगा, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। इस प्रकार से हम मतभेद में थे। कब की बात है, बात करते हैं। दो प्रकार के क्वेश्चन थे, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। दूसरा था प्रस्तावना में, ये कुछ नहीं, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, यही मतभेद था। पहला एक केस आया था बेरुवाड़ी विवाद 1960, इसने कहा था प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं माना। तो प्रश्न आता है कि किस वाद में या किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? बेरुवाड़ी केस 1960 में, याद रखेंगे। और इसने ये भी कहा था और ना ही संशोधन हो सकता है, और इसमें ना ही संशोधन हो सकता है, ये बेरुवाड़ी ने कहा था, केस में कहा गया था। लेकिन दूसरे आए थे केशवानंद बनाम भारत संघ 1973, केरल के थे ये। इन्होंने कहा था प्रस्तावना संविधान का अंग भी है और प्रस्तावना में संशोधन भी कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे में नहीं करेंगे। मूल ढांचे का मतलब ऐसा है जैसे निरपेक्ष अखंडता, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य यानी लोकतंत्र, यानी जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं हो सकता, वैसे हो सकता है। प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और संशोधन भी हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं होगा। मूल ढांचे में नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस 1980 आया, इसने भी कहा था बिल्कुल हो सकता है, गुड। और लास्ट है हमारा
नोट करके मैंने लिखा है कि अभी तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया। 3 शब्द कौन कौन से थे? अखंडता, पंथनिरपेक्ष और समाजवाद। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ नहीं है, प्रेम्बल यहाँ पर समाप्त हुआ बहुत ही शानदार तरीके से। अगर हमारे एग्जाम में कितने भी प्रश्न आएंगे तो एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आपके पास जो नोट्स है, जो बुक है, उससे मैच कीजिएगा तो आपको बहुत मजा आने वाला है। और ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, डाउनलोड कहाँ से करोगे? टेलीग्राम चैनल का नाम है GS बाई विष्णु सर, वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।